आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दो तीन चीजें आपको मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले तो आंसर राइटिंग सेशन जो है ये पॉलिटी और मेडाइवल का बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। पॉलिटी का मेरे ख्याल में 2-3 दिन में अपलोड होगा। दूसरी चीज है, आज मेडाइवल खत्म हो जाएगी और 31 दिसंबर तक पूरी हिस्ट्री हम खत्म कर देंगे, इंक्लूडिंग आर्ट एंड कल्चर। उससे पहले ही हो जाएगा। तीसरी चीज है कि जनवरी, मैंने बताया ना कि अभी 60 से 70% कोर्स कंप्लीट हो गया है और जनवरी या एट मोस्ट फेब हमने टाइम दिया है, फेब तक कंप्लीट होगा। उसके बाद हमको प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है। इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप लोग भी बोलेंगे सर कितनी प्रैक्टिस कराओगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो और जो भी पेड कोर्सेज में एनरोल्ड हैं उनका सिलेक्शन, हर एक बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है। तो ये फिलहाल अभी हमारा फोकस ये है कि पहले सिलेबस कंप्लीट कर लें। ओके, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। दूसरा, करंट अफेयर जो है ये नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक से रिज्यूम होंगे। फिर अगला है इकोनॉमी की एनसीईआरटी और इकोनॉमिक्स में भी नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगी। ओके, तो बढ़िया है। इंटरनल सिक्योरिटी के लेक्चर जो है और गवर्नेंस नेक्स्ट वीक से ही शुरू होगी। गवर्नेंस भी शुरू होगी नेक्स्ट वीक से। इंटरनल सिक्योरिटी के लेक्चर जो है वो 2-3 दिन में आ जाएंगे। तो यही चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। आज हम बात करेंगे दोस्तों अगले चैप्टर की। सतीश चंद्रा सोर्स है। इसमें मैं आपको कहानी जरूर बताऊंगा। आमतौर पे मैं आपको बताता हूं कि यूपीएससी में कहानी कोनी पूछी नहीं जाती है, लेकिन क्योंकि ये औरंगजेब की बात है तो हम एक एक चीज पे नजर डालेंगे। बहुत ही शानदार कहानी है। औरंगजेब के समय में इतनी कुछ हुआ, इतना ड्रामेटिक चेंजेस आए कि क्या बताएं। कल हम मराठाओं के बारे में जानेंगे एंड देन कंक्लूजन। तो फाइनली मेडाइवल हमारी खत्म एंड देन हम मॉडर्न पे जंप करेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, जहांगीर आया, फिर शाहजहां आया। अब शाहजहां के जो आखिरी साल थे वो बड़े खतरनाक थे। शाहजहां को बेटा नहीं हो रहा था। शाहजहां के टोटल 6 बच्चे थे, जिसमें से 2 लड़कियां थी, वो पहले हो गई थी, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा था, लड़का नहीं हो रहा था। अब आपको पता ही है कि वारिस तो लड़का ही होगा। दारा शिको की मतलब यहां पे शाहजहां की प्रॉब्लम कभी नहीं हो रही थी, उनके बेटे ही नहीं था ना, क्या कर सकते हैं। तो क्या करे शाहजहां, हर जगह गए, दरगाह गए, मन्नतें मांगी और फाइनली हम देखते हैं कि शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह का जन्म होता है। दारा शिकोह की बात करें तो अकबर की हमको छाप मिलती है। 20 मार्च 1615 में दारा शिकोह का जन्म हुआ। जब दारा शिकोह पैदा हुआ, हर जगह दान ही दान दिया शाहजहां ने, इतना खुश हो गया। दारा शिकोह को पातशाह ज़ादा है बुजुर्ग मर्तबा, प्रिंस ऑफ हाई रैंक का टाइटल मिला। इनकी जो बड़ी बहन थी जहानारा बेगम, वो बहुत ही ज्यादा खुश हुई कि अरे मेरा भाई आ गया। ये वही जहानारा बेगम है जो शाहजहां की भी बहुत ही प्रिय थी। और जब शाहजहां को अभी औरंगजेब कैद करेगा 8 साल के लिए, तो यहाँ पे फिर 8 साल इनके साथ ही रहेंगी। आगरा में अभी बंदी बना लेगा औरंगजेब शाहजहां को। अभी हम उसकी आराम से चलते हैं उस कहानी पे। कहानी मैं बताऊंगा, इसमें यूपीएससी के लिए ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहानी आप सुनिए, मजा आएगी आपको। ठीक है, तो हर कोई दारा दारा ऐसा कर रहा था। अब भाई जब दारा शिकोह का जन्म हुआ, वैसे आपको बता दूं कि शाहजहां के 4 बेटे थे, 2 बेटियां थी और शाहजहां के 4 बेटे थे। इस पे सबसे पहला तो था यही दारा शिकोह। दूसरा था मुराद, फिर शाह शुजा और आखिरी मोइनुद्दीन। कौन है मोइनुद्दीन? औरंगजेब। तो सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोह, दूसरा था शाह शुजा, तीसरा बेटा था औरंगजेब, चौथा था मुराद बख्श। औरंगजेब को शाहजहां बिल्कुल पसंद नहीं करता था। औरंगजेब को भले ही देखिए, औरंगजेब को भले ही यहाँ पे शाहजहां ने बहुत आगे बढ़ाया, इसको डेक्कन का गवर्नर बनाया, फिर पूरे पाकिस्तान एरिया का, इधर मुल्तान, सिंध, बल्ख, हर जगह औरंगजेब को दे दी, लेकिन औरंगजेब को पसंद नहीं था। शायद सबको पता था कि भाई देखो, वारिस तो दारा शिकोह ही बनेगा। ऐसा क्यों है? दारा शिकोह, ऐसा क्या था दारा शिकोह में कि हर कोई इसका कायल था।
दारा शिकोह वॉज हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन। दारा शिकोह को शाहजहां ने किताबों से नवाजा, बहुत पढ़ाया, सारी लैंग्वेजेस का ज्ञान, संस्कृत, पर्शियन, हर एक लैंग्वेज पढ़ डाली। दारा शिकोह ने बहुत ही कम उम्र में अपनी लाइब्रेरी बना ली। दारा शिकोह इतना ज्यादा लिबरल हो गया था कि समझिए कि उसके एक हाथ में कुरान रहती थी और दूसरे हाथ में गीता रहती थी। दारा शिकोह ने उपनिषद पढ़ डाले, वेद पढ़ डाले। सच क्या है, दारा शिकोह सच्चाई की तलाश में निकल गया। संत कबीर के बाबा, नाम भूल गया मैं उनका, जो इनके पहले गुरु थे, संत कबीर के शिष्य थे, वो इनके पहले गुरु बने। बाबा नाम नहीं याद आ रहा, नाम स्लिप हो गया, कोई बात नहीं। 9 दिनों तक दारा शिकोह उनसे सवाल करते रहे और सारे सवालों के जवाब मिले। हर एक हिंदू स्क्रिप्चर को दारा शिकोह ने पढ़ डाला, इस्लामिक स्क्रिप्चर को, सारे धर्मों को दारा शिकोह ने स्टडी कर डाला। अब आप जितना पढ़ेंगे उतना आप लिबरल होते जाएंगे, उतना शांत होते जाएंगे। तो दारा शिकोह बहुत ही शांत हो गया, हर किसी से इतने अदब से बात करता था। अगर औरंगजेब की जगह दारा शिकोह हमारा राजा होता, बादशाह होता, तो भारत अलग हो जाता। दारा शिकोह ने इस्लाम का भारतीकरण करना शुरू कर दिया। वो ऐसा था, वो जहां जाता अपनी जो रोशनी है, ज्ञान की रोशनी, वो बिखेर देता। उसके ट्रांसलेशन को सिर अकबर बोला गया, ग्रेटेस्ट मिस्ट्री की सच है क्या। उसने उपनिषद, वेदों को ट्रांसलेट किया। मोस्ट फेमस वर्क मजमाए उल बहरेन, कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सी, जब दो समुद्र आपस में मिलते हैं। मिस्टिकल प्लूरलिस्टिक एफिनिटीज थी। सूफी और वेदांतिक को, सूफिज्म और वेदांत को उसने कंबाइन कर दिया था। हर कोई बहुत खुश। पढ़े लिखे की ज्यादा ही फरियादी आता था तो दारा शिकोह बोलता था दान में दे दो। कोई प्रिजनर्स ऑफ वॉर होता था, दारा शिकोह बोलता था इसको छोड़ दो। शाहजहां दारा शिकोह से इतना ज्यादा प्यार करता था कि उसको कभी अपनी नजरों से ओझल ही होने नहीं देता था। सारी बड़ी बड़ी जो भी पोजीशन थे सब दारा शिकोह को मिली। दारा शिकोह पेंटिंग, आर्ट, कल्चर, म्यूजिक का भी बड़ा शौक था। ही वॉज अ वेरी गुड कैलीग्राफी, बहुत बढ़िया मैप्स बनाता था दारा शिकोह। और मुगल आर्किटेक्चर को दारा शिकोह, शाहजहां ने तो बनवाया, शाहजहां ने तो भाई आर्किटेक्चर में ताजमहल, मोती मस्जिद, लेकिन इधर दारा शिकोह भी देखता था। अच्छा क्या है, अकुन मुल्ला शाह मॉस्क, कश्मीर, परी महल, गार्डन पैलेस, ये सब दारा शिकोह की ही देख रेख में बने थे। 10 सितंबर 1642 में शाहजहां ने कंफर्म कर दिया कि दारा शिकोह ही मेरा हेयर है। शहजादा है बुलंद इकबाल, प्रिंस ऑफ हाई फॉर्च्यून। मतलब 1642 तक ये बिल्कुल सर्टेन हो गया कि भाई दारा शिकोह ही बनेगा राजा। दारा शिकोह को 20,000 इन्फेंट्री, 20,000 हॉर्स, मनसबदारी, सबसे हाई मनसब दारा शिकोह को मिली। 1645 में इसको इलाहाबाद का सूबेदार बना दिया, जो कि उस समय बड़ा इंपॉर्टेंट था। ऐसा तो दारा शिकोह के हर कोई गुणगान करता था। लेकिन दूसरी तरफ कौन था? औरंगजेब था भैया, औरंगजेब। 3 साल बाद 1618 औरंगजेब का जन्म होता है, 3 नवंबर 1618। तीसरा बेटा था ये। और औरंगजेब की अगर बात करें तो इसने एक्सपेंशन किया। पूरे भारतवर्ष में मुगलों का साम्राज्य औरंगजेब ने फैला दिया। औरंगजेब की अगर बात करें तो शाहजहां औरंगजेब को ज्यादा पसंद नहीं करता था, लेकिन एक बहुत बड़ी बात थी औरंगजेब में। औरंगजेब वॉज अ हाईली स्किल्ड वॉरियर एंड ही वॉज वेरी वेरी वाइज। औरंगजेब को पता था कि मुझे कैसे सत्ता हथियानी है। औरंगजेब को डेक्कन का गवर्नर बनाया। डेक्कन में गया, वहां पे उसने बैंड बजा दी। मैंने औरंगजेब की बायोग्राफी और बाकी की हुई है, आप देख लीजिएगा। काम करूंगा मैं कि जो मेरे स्टैटिक लेक्चर्स हैं, जो शाहजहां, जहांगीर की बायोग्राफी, वो सब भी मैं इसमें डाल दूंगा। जिसको कहानी जाननी है, वैसे तो फ्री में अवेलेबल है, लेकिन कोर्स में भी डाल दूंगा, तो आप वो देख सकते हैं। तो औरंगजेब डेक्कन गया, वहां पे उसने बैंड बजाई सबकी। फिर औरंगजेब को जहां पे प्रॉब्लम होती थी वहां पे औरंगजेब को भेजा जाता था कि जाओ तुम देखो। तो धीमे धीमे औरंगजेब मिलिट्री को अपने साथ करता गया। मिलिट्री में औरंगजेब की काफी पकड़ बन गई। कहानी आगे बढ़ती है। 1657 आता है। शाहजहां बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ गया।
शाहजहां बीमार पड़ा, एक र्यूमर फैल गई कि शाहजहां खत्म। अच्छा, बाकी जो बेटे थे शाह शुजा और मुराद, उनको अलग अलग हिस्से दे दिए, लेकिन सबको पता था, तीनों को पता था, मुराद, औरंगजेब और शाह शुजा, तीनों को ही पता था कि भाई ऐसा है, सत्ता तो मिलेगी दारा शिकोह को। तो तीनों ही दारा शिकोह से चिढ़ते थे, लेकिन दारा शिकोह किसी से नफरत नहीं करता था, लेकिन औरंगजेब से रिश्ते उसके बिल्कुल भी सही नहीं थे। औरंगजेब दारा शिकोह को बोलता था कि, औरंगजेब कट्टर था, दारा शिकोह को बोलता था तुम यार इस्लाम छोड़ के बाकी ये सब कर रहे हो। दारा शिकोह बोलता था सभी एक है, सब धर्म एक है। तो अब औरंगजेब ने एक प्लान बनाया। जैसे ही शाहजहां के मरने की र्यूमर फैली, तो उसके बाद फिर कौन बनेगा राजा। इधर मुराद ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया, शाह शुजा ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया कि भाई हम तो है आजाद। बुरी हालत हो गई। शाह शुजा अलग था, शाह शुजा ने अपने आप को एम्परर घोषित किया, फिर आगरा की तरफ मार्च कर गया। औरंगजेब ने मुराद को अपने साथ मिला लिया। औरंगजेब ने बोला कि देखो हम दोनों मिल जाते हैं, हम लोग पहले शाह शुजा को हराएंगे, फिर दारा शिकोह को हराएंगे, और उसके बाद आपस में एम्पायर बांट लेंगे। मुराद मान गया बेचारा। मुराद ने गद्दारी की, शाहजहां की ये र्यूमर फैली, हर कोई इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन ये र्यूमर थी। शाहजहां वापस आया, शाहजहां को पता था कि तुरंत दारा शिकोह को एम्परर बना दो वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। शाहजहां ने तुरंत ये बोल दिया कि भाई अब दारा शिकोह ही एम्परर होगा, दैट्स इट, बस खत्म। यहां पे अब छिड़ गई लड़ाई। अब लड़ाई में औरंगजेब का जीतना तय था, क्योंकि औरंगजेब वाला हाईली स्किल्ड वॉरियर। तो बैटल ऑफ बहादुर लड़ी गई, देन बैटल ऑफ समूगढ़ लड़ी गई। बैटल ऑफ समूगढ़ वाला वेरी डिसाइसिव बैटल। डिस्पाइट दारा शिकोह को बहुत जबरदस्त सपोर्ट था। दारा शिकोह की जो सेना थी वो 60,000 की थी, औरंगजेब की सेना कम थी। दारा शिकोह को राजपूतों का सपोर्ट था, दारा शिकोह को काफी सपोर्ट था एक तरीके से, लेकिन स्टिल औरंगजेब जीता, क्योंकि औरंगजेब की मिलिट्री ऑर्गेनाइज्ड ज्यादा थी। और दारा शिकोह एक पढ़ा लिखा इंसान था, उसको इतना एक्सपीरियंस ही नहीं था। औरंगजेब भाई युद्ध करते करते इतना एक्सपीरियंस हो गया कि उसको पता था करना क्या है। बैटल ऑफ समूगढ़ में वाट लगा दी यहाँ पे दारा शिकोह की। दारा शिकोह की आर्मी की बुरी हालत कर दी, और दारा शिकोह फिर भागे। तो दारा शिकोह पहले गुजरात गए, पंजाब गए, उसके बाद अफगानिस्तान निकल गए। अब दारा शिकोह अफगानिस्तान क्यों गया? इसलिए क्योंकि भाई वहीं पे ही इसको रिफ्यूज मिल सकती थी। मलिक जीवन, जो कि दारा शिकोह जिसने पकड़वा दिया था दारा शिकोह की, औरंग बैटल ऑफ समूगढ़ के बाद 1658, 29 मई 1658, बैटल ऑफ समूगढ़ के बाद औरंगजेब के बाद पूरी सत्ता आ गई। औरंगजेब जीत गया, और औरंगजेब ने अपने आप को फिर एम्परर घोषित करेगा भी वो। और इधर दारा शिकोह आउटरन पे भागे हुए हैं। अब अफगानिस्तान जब जा रहा था, तो मलिक जीवन, जिसको दारा शिकोह अपना दोस्त मानता था, क्यों? क्योंकि मलिक जीवन ने इससे पहले भी गलतियां की थी, लेकिन एक बार तो वो मर गया था, शाहजहां ने बोला था मार दो इसको, लेकिन दारा शिकोह ने इसकी जान बचाई थी कि मत मारो। तो दारा शिकोह को लगा कि मलिक जीवन मेरी मदद करेगा, लेकिन मलिक जीवन ने धोखा दिया। दारा शिकोह अपने बेटे के साथ भागा, क्योंकि वाइफ, जब ये जा रहा था अपनी पूरी फैमिली के साथ भागा था, वाइफ की मौत हो गई थी, नादिरा की मौत हो गई थी, और दारा शिकोह अपने बेटे के साथ गया। रात में सो रहा था, मलिक जीवन ने औरंगजेब को इन्फॉर्म कर दिया कि भैया यहां पे छुपा हुआ है। पूरी सेना ही दारा शिकोह को पकड़ के ले गई। दारा शिकोह को औरंगजेब के सामने पेश किया गया। दारा शिकोह ने पता, औरंगजेब ने पता दारा शिकोह के साथ क्या किया? एक सबक सिखाने के लिए उसको एक मरियल से हाथी पे बैठाया, उसको भिखारियों जैसे कपड़े पहनाए, और पूरे शहर में उसको घुमाया कि बेटा ये हाल होगी अगर तुम दोबारा हमसे अगर विद्रोह करोगे, ये हाल होगा तुम्हारा। जिसने भी ये हालत देखी दारा शिकोह की, उसके आंखों में आंसू आ गए। एक कहानी यह भी है कि दारा शिकोह ने जो फटा हुआ कपड़ा पहना था, एक फरियादी आया उसके बाद, बोला कि मुझे दे दो, मेरे पास कुछ नहीं है। दारा शिकोह इतना दयालु था कि उसने वो भी उतार के दे दिया। लेकिन जिसने भी अपने शहजादे, अपने प्रिय शहजादे, जिसको हर एक इंसान पसंद करता था, आप किसके साथ जाएंगे? आप एक पढ़े लिखे वाइज मैन के साथ जाएंगे, कि आप एक कट्टर वॉरियर के पास साथ जाएंगे? डेफिनेटली आप एक डेमोक्रेटिक पर्सन के पास जाएंगे। हर कोई रोने लगा। उसके बाद दारा शिकोह का सर कलम किया और औरंगजेब के सामने पेश किया गया, और औरंगजेब ने बोला कि इसके सर को हटा दो, ये तो काफिर है। ऐसा बहुत एक डायलॉग मारा था। दारा शिकोह का अंत। मुराद का क्या हुआ? मुराद को लगा, मुराद ने औरंगजेब का साथ दिया, शाह शुजा भी खत्म हो गया। बहादुर बैटल ऑफ बहादुर के बाद शाह शुजा का भी काम तमाम। तो मुराद का क्या हुआ? 1661 में औरंगजेब ने मुराद को भी मरवा दिया। शाह शुजा खत्म, दारा शिकोह खत्म, मुराद खत्म।
औरंगजेब के पास पूरी सत्ता आ गई। यस, और यही औरंगजेब अब बहुत कुछ करेगा। औरंगजेब ने भारत पे 49 सालों तक रूल किया, 49 सालों तक। 31 जुलाई 1658 में औरंगजेब ने बोला कि अब से हम राजा हैं, और 3 मार्च 1707 अपने देहांत तक इसने रूल किया। टाइटल लिए इसने बहादुर शाह, मोहम्मद आजम शाह, ये इसने टाइटल लिया। 4 बीवियां थी इसकी। लेकिन क्या वाकई में औरंगजेब इतना खतरनाक था? क्या वाकई में औरंगजेब मतलब ऐसा था कि बहुत ही कट्टर? ये पूरा सच नहीं। औरंगजेब की नीतियों के बारे में हम जानेंगे। एक तरफ हम देखते हैं औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाए, दूसरी तरफ हम देखते हैं उसने मंदिरों को ग्रांट्स भी दिए। एक तरफ हम देखते हैं कि हिंदुओं के लिए उसने जजिया लागू किया, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि औरंगजेब के समय में हिंदू ऑफिसर सबसे ज्यादा थे। आपको जान के हैरानी होगी कि औरंगजेब की कैबिनेट में सबसे ज्यादा हिंदू थे, नोबेल्स बहुत ज्यादा थे। तो ऐसा हुआ क्यों? औरंगजेब को पता था। औरंगजेब बाद में, औरंगजेब को जिंदा पीर भी बोला जाता था ना। औरंगजेब एकदम संत टाइप का, वो सारी लग्जरी लाइफ से एकदम दूर हट गया था। ये भी लोग बहुत पसंद करते थे औरंगजेब के सब बारे में कि इसको कोई लग्जरी, ये जमीन पे सोता था, इसको मखमली बिस्तर चाहिए ही नहीं था। ऐसा, इसमें कोई बात शक नहीं कि औरंगजेब बहुत मेहनती था, बहुत ज्यादा, लेकिन कट्टर भी बहुत ज्यादा था। कन्वर्जन बहुत हुए औरंगजेब के समय में, मंदिर तोड़वाए गए। काशी विश्वनाथ का मंदिर जो तोड़ा गया वो एक बहुत बड़ा दाग है, लेकिन वृंदावन के मंदिर में औरंगजेब ने ग्रांट्स दिए। तो ऐसा क्यों हुआ? ज्यादातर हिस्टोरियंस का मानना यही है कि औरंगजेब ने उस समय सिचुएशन के हिसाब से फैसला लिया। औरंगजेब की कट्टर बनना मजबूरी था, क्योंकि उस समय के जो उलेमास थे, जो मौलाना थे, वो औरंगजेब चाहता था औरंग सपोर्ट। देखिए, जो मौलाना थे वो ज्यादा तो सपोर्ट करते नहीं थे दारा शिकोह को, क्योंकि वो इस्लाम धर्म के खिलाफ था। खिलाफ इन द सेंस कि वो वेदों को भी पढ़ रहा था, मूर्ति पूजन हर किसी को जस्टिफाई कर रहा था वो। तो औरंगजेब को पता था कि भाई इन लोगों को अपने साथ मिलाना है। अब औरंगजेब ने इतने एहसान ले लिए थे कि वो एहसान चुकाना उनका लाजमी था, वरना फिर वो अगेन दिक्कत कर देते। दूसरी चीज औरंगजेब ने, अब जो भी हो, लेकिन हाँ कट्टरता तो बहुत जबरदस्त की। गुरु तेग बहादुर, 9th सिख गुरु तेग बहादुर का सलकर एग्जीक्यूट करवा दिया उनको, क्योंकि उन्होंने इस्लाम को मानने से मना कर दिया। अब ये तो कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। एक धर्म गुरु आपके पास आया है आपसे बातचीत करने, आप उसको मार दोगे? तो ये चीजें हैं, देखते हैं। तो औरंगजेब ने शाहजहां के साथ क्या किया? औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया, आगरा फोर्ट में कैद कर दिया, बेड़ियों में। शाहजहां ने कभी नहीं सोचा होगा, जो चीज आप नहीं सोचते हो, जो नहीं बोलता बात भाई ये ना हो, और अगर वो हो जाए दिमाग खराब हो जाता है। शाहजहां को 8 साल तक बंदी बनाया। 8 साल के बाद शाहजहां ने दम तोड़ दिया। 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई। और कहते हैं कि उस किले में एक होल था, एक छेद था, जिससे ताजमहल दिखता था। तो शाहजहां उसी छेद से ताजमहल को देखता था। इसके साथ इसकी बेटी जहानारा थी, जिसने शाहजहां का साथ दिया। ये चीज है। तो वही है औरंगजेब। तो सबसे पहले औरंगजेब के रीन के बारे में बात करते हैं और उसकी रिलीजियस पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। तो औरंगजेब ने वही लगभग 49 सालों तक, 50 साल हम मांग लेते, 49 ईयर्स तक इसने रूल किया। और मुगल एम्पायर बहुत फैला, कश्मीर से लेकर पूरा साउथ तक, कन्याकुमारी तो नहीं लेकिन हाँ तमिलनाडु तक, आज का तमिलनाडु औरंगजेब का दबदबा रहा। औरंगजेब बहुत ही हार्ड वर्किंग था, काफी मेहनती था, और अगर कोई काम नहीं करता था तो उसको तगड़ी सजा देता था। ये हमको कैसे पता चलता है? इसके लेटर्स से पता चलता है कि ये खुद इन्वॉल्व रहता था, जो भी अफेयर्स ऑफ द स्टेट रहते थे, ही हिमसेल्फ वाज इन्वॉल्व। बहुत डिसिप्लिन था, अपने बच्चों को भी ये नहीं छोड़ता था। औरंगजेब पर्सनल लाइफ में बहुत ही सीधा उसका जीवन था, एकदम सिंप्लिसिटी। कट्टर था बिल्कुल, ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, इसको जिंदा पीर, लिविंग सेंट बोला जाता था, क्योंकि इसको कुछ चाहिए ही नहीं था। लेकिन हाँ, एक कुशल वॉरियर था ये। 1707 आते आते आप देख सकते हो कि मुगल एम्पायर कहां तक फैल गया है। ये चीज है, ये देखिए आप 1530 तक आप ये मुगल का एक्सटेंट देखिए कितना था, ठीक है।
फिर 1605 तक, ये देखिए येलो में, ये जब तक अकबर आया तो अकबर ने ये पूरा डेक्कन पे भी चला गया था वो। देन आप देखिए एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, जब 1707 आया, जब मुगल बादशाह औरंगजेब आया, तो ये पूरा यहां तक फैल गया, साउथ तक, आप देख रहे हो। तो ये चीज है 1530 से लेकर 1707, लेकिन उसके बाद दिक्कत है। अब देखिए हिस्टोरियंस का काफी ज्यादा डिवीजन है औरंगजेब के व्यू पे। देखिए कुछ का मानना है कि भाई देखो, उसने अकबर की रिलीजियस टॉलरेशन पॉलिसी को खत्म कर दिया। अब अकबर जैसा बादशाह तो नहीं होगा। अकबर की जहां पे पॉलिसी थी बहुत ही ज्यादा ब्रॉड, अकबर तो सभी मतलब एक ही धर्म होना चाहिए। शुरुआत में अकबर भी कट्टर था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा बहुत ही लिबरल हो गया। अब यहां पे औरंगजेब कट्टर था, हनाफी स्कूल को, शरिया लॉ को बहुत ही सपोर्ट करता था, उलेमाओं को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था। उसने हिंदू मंदिर तोड़वाया, उसने कोशिश की कि कन्वर्जन ज्यादा हो, इस्लाम जो है वो सेंटर ऑफ द रिलीजन बने। और वही है कि जजिया उसने इम्पोज किया। लेकिन याद रखिएगा जजिया ये गरीब और उस पे नहीं लगता था, जो गरीब होते थे ना उन पे नहीं लगाया जाता था, अमीरों पे, गरीब अमीर हिंदुओं पे जजिया ज्यादा लगाया जाता था। अभी जजिया की भी हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो इसने री इम्पोज कर दिया, हालांकि बाद में फिर जजिया को एबॉलिश ही कर दिया गया फाइनली। तो ये चीज है। दूसरा ये बताता है जो अभी मॉडर्न वर्क्स हुए कि भाई देखो उस समय सोशल, इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में हमको इनकी रिलीजियस पॉलिसी और पॉलिटिकल पॉलिसी देखनी चाहिए। औरंगजेब ने वही किया जो सिचुएशन के हिसाब से सही था। सिचुएशन ऐसी थी कि औरंगजेब को ये कदम लेने पड़े। वही मैंने बताया कि औरंगजेब ने बहुत सारे हिंदुओं को अपने राज्य में जगह दी, राजपूतों को जगह दी, मराठाओं को जगह दी। हालांकि शिवाजी, महाराज शिवाजी के साथ बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई, लेकिन कुछ थे जो औरंगजेब के साथ रहे। तो ये दो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हमको देखने को मिलते हैं। ये तो बिल्कुल निसंदेह कि औरंगजेब काफी कट्टर मुस्लिम था। ना ही औरंगजेब को ज्यादा कोई डिबेट में इंटरेस्टेड था। जैसे जब जो इबादत खाना था अकबर का, वहां पे सबको बुलाता था अकबर और डिबेट्स करवाता था, धर्मों के बीच में डिबेट्स करवाता था, डिस्कशंस होते थे। औरंगजेब को इन सब में कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि अरे बकवास है ये सब। ना ही म्यूजिक, ना ही आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर। औरंगजेब ये कहते ना, बस उसको एक्सपैंड करो, उसको जीत से मतलब था। कुछ लोग होते हैं ना कि जिनको जीत से मतलब होता है, और अक्सर ऐसे लोग ही सफल होते हैं, उनको और किसी से कुछ ज्यादा मतलब होता ही नहीं। कुछ लोग होते हैं जो बड़े सूफियाना होते हैं, बड़े मोहब्बत उनके लिए बहुत कुछ है। मैं आपको बता रहा हूं कंपैरिजन, कि कुछ लोग होते हैं कि उनको अरे यार बड़ा प्यार, प्यार ही जीवन में सब कुछ है, प्यार है तो जहान है, म्यूजिक, गाना गाओ, गाना गवाओ शेरो शायरी, आर्ट, कल्चर, पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर, यही तो असली जीवन है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, बेटा असली जीवन ये नहीं है, असली जीवन है जीवन, असली लाइफ है लाइफ। और लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, इन सारी चीजों को हटा के हमको जीत पे फोकस करना चाहिए। ये सब क्या, ये तो सॉफ्ट पावर्स है। अल्टीमेटली आप जीतोगे हार्ड पावर से, आप जीतोगे मेहनत से। ये सब तो टाइम वेस्ट होता है। तो औरंगजेब का उस तरीके का हिसाब किताब था कि भाई ये हटाओ ये चीजें, और जो करना है वो करेंगे। तो ये चीज है। तो वही है कि हनाफी स्कूल ऑफ मुस्लिम जो अब्बासिद डायनेस्टी से चला आ रहा है, और उसके ब्रांच है हनाफी स्कूल जो थोड़ा सा कट्टर है। तो औरंगजेब सेक्युलर डिक्रीज को खत्म करता था। यस, औरंगजेब ने इनको जवाबित बोला जाता था, ऑर्डर्स निकालता था, सेक्युलर ऑर्डर्स, जिसमें शरिया लॉ होता था। जवाबित ए आलमगीरी, ये इसके कलेक्टेड वर्क्स है। अब थ्योरेटिकली तो जवाबित क्या करते थे, ये शरिया लॉ को इंप्लीमेंट करते थे, लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन होता रहता था। औरंगजेब को जितना हम कट्टर देखते हैं, असली में वो उतना कट्टर था नहीं, क्योंकि उसको पता था कि अगर हिंदुओं का साथ नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी। तो औरंगजेब को यह पता था कि हाँ मैं कट्टर हूं, लेकिन मैं एक रूलर भी हूं। औरंगजेब अपने बेटे को यह बोलता है कि जाके एलोरा में, एलोरा इतना खूबसूरत है, एलोरा को वंडर्स बोला है, वो पर्शियन वर्ड में भूल गया, आजकल भूल बहुत जाता हूं, इतने सारे लेक्चर ले रहा हूं। तो औरंगजेब अपने बच्चे को बोलता है कि जाके एलोरा देख के आओ। तो अब इस्लाम में तो आप समझिए कि आज ये सब प्रोहिबिटेड है, मूर्ति पूजन, लेकिन औरंगजेब अपने बच्चे को ये बोल रहा है। ये चीज है। तो पॉलिटिकल रियलिटी यही थी कि भाई हिंदुओं को अगर हम नहीं लेके चलेंगे
तो हम खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए हम देखते हैं कि उसने मंदिरों में ग्रांट्स भी दिए। रिलीजियस पॉलिसीज क्या थी टुवर्ड्स हिंदूज? देखिए, पता था कि भाई जमींदार हिंदू राजास के पास ही सारी ताकत है, तो अगर हम इनके साथ काम नहीं करेंगे तो बेकार है। तो शुरुआत में उसने कट्टरता दिखाई लेकिन कम दिखाई, और वो थोड़ा सा धर्म से अलग जाने की उसने कोशिश की। उसने नौरोज को बैन किया, डिसकंटिन्यू किया, जो कि बड़ा पावन त्योहार है, जो राष्ट्रियंस होते हैं। मुतासिब को अपॉइंट किया गया था हर प्रोविंसेस में। ये वो ऑफिशियल्स थे जो ये देखते थे कि हर कोई शरिया के हिसाब से रह रहा है कि नहीं, कोई शराब तो नहीं पी रहा है पब्लिक प्लेसेस पे। ये भी रिस्पॉन्सिबल थे जो हाउसेस ऑफ इल रिप्यूट है, गैम्बलिंग डेंस, उन सबको खत्म किया जाए, वेट्स एंड मेजर्स। देन जो सेक्युलर ऑर्डर्स हमने जारी किए हैं, जो ऑर्डर्स धर्म को लेकर जारी किए, उनका पालन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब मुतासिब को औरंगजेब ने अपॉइंट किया तो उसको यही था कि भाई रूल एंड रेगुलेशन सही से चले, रूल ऑफ लॉ अच्छे से मेंटेन हो। ये ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस थे, दे शुड नॉट इंटरफियर इन प्राइवेट लाइफ्स ऑफ दिस सिटीजन। प्राइवेट लाइफ, एक इंसान जी कैसे रहा है आप उसमें इंटरफियर नहीं करेंगे। लेकिन बाद में 1670 आते आते औरंगजेब ने काफी ऐसे मेजर्स लिए जो बहुत ज्यादा कट्टर हो गए। जैसे मुगल्स में सिंगिंग का बड़ा प्रचलन था, गाना बजाना होता रहता था, लेकिन म्यूजिशियंस को बोला इधर आओ इधर आओ। म्यूजिशियंस आए, हाँ क्या हुआ, निकलो, ये पेंशन आज से तुम्हारा काम खत्म, पेंशन तुमको मिलेगी महीने महीने, दोबारा अपना मुंह मत दिखाना। तो ये सब बंद हो गया। प्यूरिटैनिकल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, बहुत ही स्ट्रिक्ट। तो ये चीज है। क्या क्या चेंजेस आए? बहुत सारे और रेगुलेशंस आए। कुछ मॉरल थे, कुछ रिलीजियस थे। मॉरल, भाई शराब नहीं पिएगा, हर किसी को अच्छे से बिहेव करना है। थ्रोन का जो रूम था, जो पीकॉक थ्रोन की जंग थी, जो जो राजा का रूम हुआ करता था, बादशाह का रूम, सिंपल स्टाइल, ज्यादा चमक धमक नहीं जैसे आमतौर पे दरबार पे होती थी। इनफैक्ट जो कारीगरी का वर्क था उनको भी खत्म किया। जो गोल्ड रेलिंग्स थी दीवारें आम की, उसको लैपिस लाजुली से रिप्लेस किया गया, जो कि एक मेटल होता था। ऑफिशियल डिपार्टमेंट जो था, जो अकबर ने बनाया था हिस्ट्री राइटिंग के लिए ऑफिशियल डिपार्टमेंट, उसको डिसकंटिन्यू किया गया। ट्रेड मुस्लिम्स में, हालांकि आपको बता दूं कि ट्रेड में औरंगजेब ने जितना मुस्लिमों को फेवर किया उतना ही हिंदुओं को फेवर किया। हम ये भी देखते कि औरंगजेब ने मुस्लिमों को भी मरवाया। कहने का मतलब है कि ये जो डिसीजन थे, दे वर प्योरली पॉलिटिकल। औरंगजेब ने पहले तो मुस्लिम ट्रेडर्स को एग्जेम्प्ट किया कि आपको इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे सेस नहीं देना है, लेकिन मुस्लिम ट्रेडर्स इसका गलत फायदा उठा रहे थे और स्टेट को चीट कर रहे थे। तो औरंगजेब ने मुस्लिम ट्रेडर्स पे सेस रीइंपोज किया। डेफिनेटली औरंगजेब का जो प्यार था वो मुस्लिमों के लिए था, ये कोई मान ही नहीं सकता है ना, मतलब ये कोई नकार ही नहीं सकता है। औरंगजेब जो है वो हिंदुओं को इतना फेवर नहीं करता था, क्योंकि था वो, लेकिन उसको यह पता था कि इनके बिना चल नहीं पाएंगे। ये चीज है। पेशकाश और कारोड़ी जो कि रेवेन्यू ऑफिसर्स, ये मुस्लिम्स के लिए ही होते थे, लेकिन उसके बाद नोबेल्स काफी अपोज करते थे, क्योंकि मुस्लिम्स इतने क्वालिफाइड ही नहीं होते थे। औरंगजेब मुस्लिमों को हर जगह भरता जा रहा था, लेकिन ये मुस्लिम्स भी उस लेवल के होते ही नहीं थे, तो अपोजिशन होता था। तो फिर औरंगजेब ने इसको खत्म किया, हिंदुओं को लाया। ये चीज है। अब औरंगजेब का एक बहुत बड़ा रीजन है जजिया। जजिया की भी हम बात करेंगे। ये डिस्क्रिमिनेटरी है, तगड़ा डिस्क्रिमिनेटरी है। टेंपल रेगुलेशंस की बात करें, औरंगजेब की पॉलिसी थी कि जो बहुत समय से मंदिर चले आ रहे हैं उनको तोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन नए मंदिरों को भी बनाया नहीं जाएगा। जो पुरानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उनको रिपेयर किया जाएगा।
बहुत सारे फरमान इस पे जारी किए गए, स्पेशली ब्राह्मण्स ऑफ बनारस, वृंदावन एटसेट्रा। औरंगजेब जो है उसने यहां पे कुछ टेम्पल ग्रांट्स भी दिए, लेकिन साथ ही साथ मंदिरों को तोड़वाया भी। औरंगजेब ने गुजरात में काफी मंदिरों को तोड़ा, बोला कि यहां पे तोड़वाओ। औरंगजेब का यह कहना था कि भाई ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम यहां पे हो सकती है, इन मंदिरों से पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो सकती है, ये सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स है, तो इनको तोड़वा दो। अब ये कोई भी जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। मराठा, जट, सबने औरंगजेब की इन पॉलिसीज का विद्रोह किया, अपोज किया, कॉन्फ्लिक्ट हुए, लोकल एलिमेंट्स के साथ काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए कि आप इतने पुराने जो लॉन्ग स्टैंडिंग हिंदू टेंपल हो, आप एज अ वार्निंग इनको तोड़वा कैसे रहे हो। काशी विश्वनाथ टेंपल को तोड़वा दिया, ये बहुत 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 खराब डिसीजन था। औरंगजेब को मानता था कि ये तो भाई बेकार आइडियाज जो है ये स्प्रेड कर रहे हैं और ये इट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू द ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स, तो इसीलिए हम स्ट्रिक्ट एक्शंस लेंगे। तो ऑर्डर्स इशू किए गए गवर्नर्स को कि टेंपल्स को डिस्ट्रॉय करो। तो विश्वनाथ टेंपल, केशव राय, मथुरा, इन सब टेंपल्स को डिस्ट्रॉय किया। अब ये जो डिसीजन था टेंपल मंदिरों को तोड़वाने का, इसमें बहुत ज्यादा डिसकंटेंट हुआ। हिंदू भड़क गए, बोला कि भैया हम तो ऐसे करेंगे नहीं। जजिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1679 में इसने जजिया रीइंपोज किया। अब ये ऐसा नहीं था कि आपको जो हिंदूज उनको इस्लाम में कन्वर्ट होना है। इनफैक्ट आपको बता दूं तो जजिया बेसिकली वही था कि किसी भी हिंदू को अगर यात्रा करनी है, रिलीजियस तीर्थ यात्रा करनी है, तो जजिया आपको देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पे जजिया जो है वो गरीबों पे नहीं लगाया जाता था, सॉरी गरीबों पे नहीं लगाया जाता, अमीरों पे लगाया जाता था। फिर जो औरतें होती थी, बच्चे होते थे, उनसे जजिया नहीं निकल लिया जाता था। तो ये इंपोज क्यों किया गया, ये थोड़ा सा अब यहाँ पे यही है कि या तो फिर ऐसा था कि फाइनेंस जो इससे पैसा आ रहा है वो फाइनेंशियल सिचुएशन, ऐसा भी नहीं था कि मतलब इकोनॉमी को फंड, मतलब जो पैसा सरकारी खजाने में आ रहा है यहाँ पे, तो उससे कोई फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए पैसा लगाया जाए। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल है कि जो भी पैसा, जो भी इनकम आती थी जजिया से, वो रॉयल ट्रेजरी में नहीं जाती थी, लेकिन वो इन धर्म गुरुओं को जाती थी। तो यहां से पैसा लेके इस्लाम का प्रचार प्रसार किया जाता था। लेकिन दोस्तों इसके काफी नेगेटिव फीचर्स भी थे। सबसे पहले तो जो पेई था उसको पर्सनली सबमिट करना था कई बार। जैसे मान लीजिए होता नहीं है कि अरे तुमको तो जजिया देना पड़ेगा, है ना, तुम्हारा धर्म ऐसा, तुम्हारा धर्म वैसा, तो धर्म गुरु कई बार बेइज्जती कर देते थे। करप्शन बहुत ज्यादा था, ठीक है, करप्शन, बहुत लोग पैसा मार लेते थे और इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाती थी। कॉन्फ्लिक्ट में कुछ तो ऐसे थे जो जजिया कलेक्ट करते थे, उनको मार दिया जाता था। कुछ आमीन ऐसे थे जिनको मार दिया जाता था। तो कॉन्फ्लिक्ट भी थी जजिया के कारण। तो इसीलिए 1705 में जजिया को सस्पेंड करना पड़ा औरंगजेब को। यह चीज है। फाइनली 1712 में जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और 1712 में जजिया को एबॉलिश ही कर दिया जाता है। कुछ सवाल। औरंगजेब ने रहदारी सिस्टम, पंडारी और पिलग्रिम टैक्स एबॉलिश किया। औरंगजेब ने जो कलिमा होता था, कॉइन्स पे उसको इंस्क्राइब किया जाता, उसको एबॉलिश किया। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों ही सही है दोस्तों। सो सी बोथ 1 and 2। इन द वॉर ऑफ सक्सेशन हु हैड सपोर्टेड औरंगजेब? द करेक्ट आंसर इज डी, रोशन आरा। रोशन आरा थी कौन? ये शाहजहां की बेटी थी, ठीक है। तो जैसे जहां आरा दारा शको को सपोर्ट करती थी, रोशन आरा जो है वो औरंगजेब को सपोर्ट करती थी। तो काफी तगड़ा इनका सपोर्ट था इनको। 1671 में इनकी डेथ हुई थी। हु हैड सक्सीडेड मीर जुमला एज द गवर्नर ऑफ बंगाल इन द रेन ऑफ औरंगजेब? मीर जुमला को किसने सक्सीड किया था एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल इन द रेन ऑफ औरंगजेब? द करेक्ट आंसर इज सी, शाइस्ता खान। नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, शाइस्ता खान। तो शाइस्ता खान को शिवाजी मारेंगे। महाराज शिवाजी और औरंगजेब के जो रेन में रिवोल्ट हुए वो हम अगले पार्ट में देखेंगे, और अगला पार्ट जो है वो आज ही अपलोड होगा और ये काफी बड़ा भी होगा। Who said the given statement? I came alone and I am going alone. I have not done well to the country and people, and of the future there is no hope. The correct answer is D, Aurangzeb. Which of the following statements are correct regarding Aurangzeb? He forbade the cultivation of bhang, forbade singing at a court, proficient player of veena. His tomb is तुगलकाबाद. The correct answer is तुगलकाबाद में इसकी टूम नहीं है, औरंगाबाद में, ठीक है, इसकी टूम है। सो ये 3। तो ये लेक्चर था
खुश रहिए, पढ़ते रहिए। से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और इसका जो अगला पार्ट होगा उसमें मराठाओं की बात करेंगे, और मराठाओं, औरंगजेब, और जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सिखों के कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जाट से कॉन्फ्लिक्ट हुआ औरंगजेब का, तो ये जो मिलिट्री पॉलिसी है वो नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।